नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न इंग्लिश इजीली चैनल में। अभी तक हम लोगों ने ग्रामर का सारा पार्ट कर लिया है लगभग। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं यूज ऑफ सम कंफ्यूजिंग वर्ड एंड फ्रेजेस। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों, कुछ ऐसे वर्ड्स या फ्रेजेस हैं जो दिखने में एक जैसे दिखते हैं बट उसका इस्तेमाल अलग अलग तरीके से होता है और उसकी क्लैरिटी ना होने के कारण हम लोग उसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि गलत यूज करने के कारण पूरे सेंटेंस का, वाक्य का मतलब बदल जाता है। तो आज कुछ उनको पेयर में करके मैं आपके सामने लाया हूं ताकि आप और हम डिस्कशन कर सकें और उसको समझ सकें। ठीक है, पहला वर्ड है अगो और बिफोर। अब आप देखते रहिएगा। अगो इज यूज्ड विद टाइम दैट इज गॉन बाय। इसका कहने का मतलब यह है कि अगो कहां पर इस्तेमाल होता है, उसके साथ इस्तेमाल होता है जहां पर समय निकल चुका हुआ हो। इट इज ऑल्सो यूज्ड विद एन एक्शन दैट हैड हैपेंड इन द पास्ट। और कोई क्रिया या कार्य जो पास्ट में, अतीत में हो चुका होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखिए। इट वॉज 7 years अगो दैट माई फादर डाइड, यानी एन एक्शन टेकन प्लेस इन द पास्ट, जो अतीत में हो चुका है। आई फिनिश्ड माई स्टडीज लॉन्ग एगो, अ टाइम गॉन बाय, मतलब उसने अभी कुछ देर पहले ही पढ़ाई खत्म कर ली थी, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि लॉन्ग एगो उसने पढ़ाई खत्म कर ली थी। ठीक है, इस पर नोट करने का एक ही चीज रहेगा, अगो कैन बी यूज्ड ओनली विद अ सिंपल पास्ट टेंस। अगो का इस्तेमाल आप सिर्फ उन वाक्य के साथ करेंगे जहां पर सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य होगा। इट शुड नॉट बी यूज्ड विद पास्ट परफेक्ट। ये पास्ट परफेक्ट के साथ यूज नहीं होता है, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। अब एग्जाम्पल देखिए। आई हैड फिनिश्ड माई स्टडीज लॉन्ग एगो। ये इनकरेक्ट है क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। टेंसेज अगर आपने पढ़ा नहीं है तो प्लीज प्लेलिस्ट पे वीडियो रखा हुआ है, उसे देख लीजिए, समझ लीजिए। कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। आई फिनिश्ड माई स्टडीज लॉन्ग एगो इज द करेक्ट सेंटेंस। Ago cannot be used in a sentence that has present or future tense। और जिन वाक्यों में प्रेजेंट यानी वर्तमान और भविष्य जो इस्तेमाल होता है सेंटेंस में, तो हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। किसको? अगो को। I shall finish my work 3 months ago। अब आप shall लगा रहे हैं तो ये फ्यूचर टेंस हुआ, तो टेंसेस समझना बहुत जरूरी होगा आपको, वीडियो जरूर देखिएगा। ये वाक्य इनकरेक्ट है। अब एग्जाम में ये ऐसा ही लिखा आता है और फाइंडिंग द एरर आता है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि अगो वर्ड इस्तेमाल हो रहा है तो वो फ्यूचर वाले में नहीं होगा। ठीक है, इसे आप टिक करेंगे कि इस वाले पार्ट में गलती है। ये बनेगा ही फिनिश्ड हिज वर्क लॉन्ग एगो। ये करेक्ट वर्ड होगा। दोस्तों आगे देखिए। एगो इज यूज्ड एज एन एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब पढ़ाया था, ये सारी चीजें पढ़ा रखी हैं, प्लेलिस्ट पे वीडियो में दे रखा है। एडवर्ब का एक अलग सा वीडियो है, उसे देखिए और समझिए। एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है, जो टाइम को क्या कर रहा है, विश्लेषण। एडवर्ब का मतलब क्या था? विश्लेषण था, टाइम की विशेषता बता रहा हो। ठीक है, ऐसे समझिए। इट इज नेवर यूज्ड एज अ कंजंक्शन। कंजंक्शन की तरह इस्तेमाल नहीं होगा ऑफ टाइम और अ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, मतलब समय का एडवर्ब की तरह इस्तेमाल होगा उसमें जब एगो लगेगा, और समय का कंजंक्शन या प्रीपोजिशन की तरह इस्तेमाल नहीं होगा। ये कंजंक्शन और प्रीपोजिशन भी हमने चैप्टर कंप्लीट कर रखा है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। बिफोर इज यूज्ड इन द फॉलोइंग 3 ways। ये एगो का यूसेज मैंने आपको बता दिया। अब बिफोर देखिए कहां पर कैसे इस्तेमाल होता है। बिफोर इज यूज्ड एज अ एडवर्ब ऑफ टाइम। एज एन एडवर्ब ऑफ टाइम इट मीन्स एट एन अर्लियर टाइम, मतलब पहले समय में, और इन द पास्ट और ऑलरेडी, या तो अतीत में। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए अब इसका। यू शुड हैव टोल्ड मी सो बिफोर, एट एन अर्लियर टाइम का उदाहरण है ये। यू शुड हैव टोल्ड मी सो बिफोर, दैट हैड हैपेंड लॉन्ग बिफोर, ये ऑलरेडी हो चुका है, बोलना चाह रहा है। इट हैड बीन फाइन द डे बिफोर, इन द पास्ट, अतीत में। ठीक है, कंजंक्शन ऑफ टाइम। एज अ कंजंक्शन ऑफ टाइम इट मीन्स अर्लियर देन द टाइम व्हेन।
कंजंक्शन ऑफ टाइम में जब इस्तेमाल होता है तो इट मीन्स अर्लियर देन द टाइम व्हेन। इसका उदाहरण देख के समझिए। इट विल बी अ लॉन्ग टाइम बिफोर वी फिनिश दिस वर्क। एग्जाम्पल किस चीज का दे रहा है ये? अर्लियर देन द टाइम व्हेन। आई शैल नॉट डू हिज वर्क बिफोर आई हैव टेकन मनी। अपोलोजाइज बिफोर इट्स टू लेट। तो हमने एगो और बिफोर का एग्जाम्पल पढ़ा अभी, कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे इस्तेमाल होता है, इसका डायरी में लिख के रखिएगा। और एज अ प्रपोजिशन ऑफ टाइम इट मीन्स अर्लियर देन। ही विल स्टार्ट फॉर बॉम्बे बिफोर मंडे नेक्स्ट। ही फिनिश्ड द पेपर बिफोर टाइम। तो इनका इस्तेमाल इस प्रकार से होगा, ये आपको याद होना चाहिए। सम यूजेज ऑफ बिफोर। उसके अलावा बिफोर कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? इन फ्रंट ऑफ। बिफोर का मतलब आप ऐसे लग सकते हैं इन फ्रंट ऑफ, किसी के सामने। ठीक है। द डिवोटी नेल्ट बिफोर द आइडल एंड सेड हिज प्रेयर्स। मतलब मूर्ति के आगे घुटनों के बल बैठ के उन्होंने प्रार्थना की। ठीक है। तो बिफोर का इस्तेमाल यहाँ पे आ रहा है इन फ्रंट ऑफ के मतलब में। अहेड ऑफ। योर नेम कम्स बिफोर माइन ऑन द लिस्ट। मतलब आपका नाम मेरे नाम से अहेड है, आगे है। तो अहेड के सेंस में भी आप बिफोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जिन वर्डों का मतलब आपको पता नहीं चल रहा हो तो प्लीज डिक्शनरी खोलिए, इससे आपका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की तैयारी अच्छी होगी। ठीक है। और बेसिक भी क्लियर होगा। ये रूल्स लिख के याद जरूर करिएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ मतलब किसी की उपस्थिति में आप बिफोर का इस्तेमाल करते हैं, किसकी उपस्थिति में। ठीक है। तो देखिए, आई एम प्रिपेयर टू मेक ए स्टेटमेंट बिफोर द जज। बिफोर द जज माने जज की उपस्थिति में। ठीक है। जज के सामने या जज की उपस्थिति। प्रेजेंस तो उपस्थिति हो गई आपकी। इन प्रेफरेंस टू डेथ बिफोर डिसऑनर। रादर देन के सेंस में भी यूज करता है। आई विल किल माई सेल्फ बिफोर आई अपोलोजाइज टू हिम, यानी रादर देन के सेंस में यूज कर रहे हैं। अब आगे आइए, देखिए ऑलरेडी, येट, ऑलरेडी, इन तीनों का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है और कैसे कैसे करते हैं। डिफरेंस देख लीजिए। ALREADY ऑलरेडी, YET येट, और ये ऑलरेडी जो है ये दो अलग शब्द हैं। ALLREADY। ऑलरेडी इज यूज्ड स्पेशली विद द परफेक्ट टेंस। कहाँ पर यूज होता है आपका? परफेक्ट टेंस में ऑफ अ वर्ब। इट सजेस्ट द मीनिंग बिफोर नाउ और बिफोर अ स्टेटेड और अ सजेस्टेड टाइम इन द पास्ट। एग्जाम्पल, मिस्टर डिलन हैड ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन आई फोन। मतलब मिस्टर डिलन निकल चुके थे, कब? मेरे फोन करने से पहले। आई हैव ऑलरेडी सीन दैट मूवी। मैं ये मूवी पहले देख चुका हूँ। मूवी माने फिल्म या पिक्चर। येट इज यूज्ड इन द नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। येट कहाँ पर यूज होता है? नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है। इट इज जनरली यूज्ड विद पास्ट परफेक्ट टेंस। किसके साथ होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ। नोट बना लीजिएगा। इट मीन्स बाय दिस और दैट टाइम और अंटिल नाउ देन। ये इस सेंस में यूज होता है। अब एग्जाम्पल देके समझाते हैं। आई हैव नॉट पेड द हाउस टैक्स येट। ही हैज नॉट द पोस्टमैन कम येट। इंटरोगेटिव सेंटेंस। ऑलरेडी आर टू डिफरेंट वर्ड्स, ऊपर बताया था आपको। जॉइंटली दे गिव द सेंस ऑफ प्रिपेयर्डनेस। मतलब उससे किस चीज का सेंस आता है? तैयारी का। ऑलरेडी आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर अ मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन। मैं ऑलरेडी अपने गणित की परीक्षा की तैयारी कर चुका हूं। एग्जाम्पल देखिए। आर यू ऑल रेडी? क्या आप पूरी तरीके से तैयार हैं? ठीक है। अब आ जाइए अदर और अनदर। इसमें भी काफी गलती करते हैं स्टूडेंट्स लोग, तो इसको समझ लीजिए। अदर कैन बी यूज फॉर अ पर्सन एज वेल एज थिंग्स। व्यक्ति या वस्तु के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अदर मीन्स एडिशनल टू दैट, के अलावा, एडिशनल। ठीक है। दोज प्रीवियसली मेंशन्ड और इम्प्लाइड, जो मेंशन थे, जिनके बारे में या विषय में पहले ही बता दिया गया था, उसके अलावा। जैसे मिस्टर भाटिया एंड 3 अदर पर्सन्स। देखिए आपने पर्सन के लिए यूज किया।
मिस्टर भाटिया का तो मीटिंग में होना था पर और भी 3 लोग प्रेजेंट थे मीटिंग में, कहने का ये तात्पर्य। अदर पीपल मे लुक डाउन अपॉन यू बट आई हैव ऑल रिस्पेक्ट फॉर यू। मेरे अलावा और लोग आपको किस नजर से देखेंगे, नीचा देखेंगे, ये समझ लीजिए, बट मैं आपकी आदर करता हूं। ठीक है। अदर इज जनरली फॉलोड बाय प्लूरल ऑफ अ नाउन। अदर प्लूरल ऑफ द नाउन मतलब अदर के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल होगा। यही चीजों में गलतियां देते हैं, यही चीजें फाइंड आउट करनी होती है आपको। ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स में भी ऐसे ही टुकड़ा करके देंगे। जब आपको आगे प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा और इन रूल्स को हम बार बार रिपीट करेंगे तो आपके परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। एंड इज यूज्ड इन द अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स, राइट। अब देखिए, डिड यू सी एनी अदर फिल्म्स। अदर्स के बाद क्या आ रहा है, आपने देखा यहाँ पे फिल्म्स प्लूरल आ रहा है। क्लियर। मोहन वॉज सिटिंग क्वाइटली दो अदर स्टूडेंट्स वर मेकिंग नॉइज। अब अगर ये फाइंडिंग द एरर वाला क्वेश्चन होगा तो क्या आएगा, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए डालेंगे या सवाल इस प्रकार से बनेगा, मोहन वॉज सिटिंग क्वाइटली दो अदर स्टूडेंट वर मेकिंग नॉइज। तो स्टूडेंट नहीं होगा, स्टूडेंट्स हो जाएगा। और जब प्लूरल लगता है तो हेल्पिंग वर्ब भी इससे एग्री करेगा। वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाया था, वर्ब के चैप्टर में जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट पे दिया हुआ है। अदर में बी फॉलोड बाय अ सिंगुलर नाउन इफ इट इज प्रेसिडेड बाय सम और एनी। बोलना चाह रहा है अदर के बाद आप सिंगुलर नाउन इस्तेमाल कर सकते हैं पर अदर से पहले सम या एनी लिखा हुआ होना चाहिए। ब्रिंग मी सम अदर बुक। देखिए अदर से पहले सम लिखा है तो यहाँ पे सिंगुलर नाउन आ गया आपका, बुक, बुक्स नहीं आया। आई हैव नॉट रेड एनी अदर बुक ऑन दिस सब्जेक्ट। एनी आ गया अदर से पहले तो बुक आएगा सिंगुलर में, प्लूरल नहीं होगा, ये नोट कर लीजिएगा। अदर फॉलोड बाय देन मीन्स एक्सेप्ट। ठीक है। अगर अदर को फॉलो करता है कौन सा वर्ड, देन, मतलब अदर के बाद देन आता है तो उसका मतलब एक्सेप्ट होता है। एक्सेप्ट का मतलब अलावा, के अलावा। क्लियर है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए आप, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। द बॉय वॉज नो अदर देन माई फ्रेंड सन, राइट। यू विल नॉट हैव टाइम टू विजिट प्लेसेस अदर देन दोज मेंशन इन द लिस्ट। अदर देन आ गया, अदर के बाद देन आ रहा है तो के अलावा। इस वाक्य से आपको मतलब क्लियर हो गया होगा कि आपके पास उन्हीं गंतव्यों पर या उन्हीं जगहों पर जाने का टाइम होगा जो लिस्ट में मेंशन है, उसके अलावा टाइम नहीं होगा और जगह जाने के लिए। के अलावा ये वर्ड याद कर लीजिएगा। When other is preceded by the, जब अदर से पहले दी लगता है इट मीन्स द सेकेंड ऑफ द टू। तो मतलब अगर उसमें दो वस्तु या दो व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है तो सेकेंड ऑफ द टू माने उन दोनों में से दूसरे व्यक्ति की बात हो रही है अगर अदर से पहले दी लगता है। अब देखिए एग्जाम्पल समझिए अच्छे से। टू बॉयज वर ड्राइविंग द मशीन। दो लड़के जो थे वो मशीन ड्राइव कर रहे थे। द वन वॉज डम, एक बहरा था। एंड द अदर लगा वॉज डीफ, मतलब दो लड़कों में से सेकंड वाला लड़का, ये कहना चाह रहा है। जब इस टाइप का आपका क्वेश्चन आएगा या सेंटेंस फाइंडिंग द एरर में आएगा तो वो क्या करते हैं मोस्टली एग्जाम में द हटा देते हैं यहाँ पे और बोलते प्रीपोजिशन लगा के या कोई वर्ड लगा के इसे फिल करिए। तो आपको समझ जाना चाहिए कि इस टाइप के सेंटेंस में टू बॉयज हैं और एक जो डम मतलब द वन बोला, अब जो दूसरा होगा तो अदर से पहले उसके द लगेगा। ये चीज आपको दिमाग में बिठा लेनी है। अब ऐसे ही एग्जाम्पल देखेंगे। द अदर डे, द मॉर्निंग, द अदर मॉर्निंग, द अदर वीक रिफर टू रिसेंट पास्ट। रिसेंट पास्ट मतलब जो अभी अभी अतीत हुआ है, मतलब जैसे कल बीत गया, पिछला हफ्ता, इस टाइप से आप बात करते हैं तो रिसेंट पास्ट कहलाता है। एंड दे कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द रिमोट पास्ट। ये रिमोट पास्ट के लिए
आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। द अदर डे रिमोट पास्ट के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। द अदर मॉर्निंग रिमोट पास्ट के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। द अदर वीक रिमोट पास्ट के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि रिमोट पास्ट क्या होता है। देखिए, अभी मैंने रिसेंट बोला था, जो अभी अभी बीता है, और रिमोट पास्ट वो पास्ट है जिसे बीते हुए काफी समय हो गया। इस प्रकार से समझेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। अब एग्जाम्पल देखिए, आई सो हिम इन द मार्केट द अदर डे, मतलब अभी हाल ही में जो दिन बीता है उसमें उसने उसे मार्केट पे देखा था। द अदर वीक वॉज अ टेरेबल वीक फॉर अस। टेरेबल का मतलब पता है? नहीं पता तो डिक्शनरी खोलिए और सिनोनिम्स की तैयारी करिए प्लीज, ठीक है। अदर वीक यानी जो वीक बीता हुआ था। अब वो वीक जो बीता था वो कई साल पुराने वीक की बात नहीं कर रहा है, रिमोट पास्ट की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इसमें, ये नोट कर लीजिएगा। अब आ जाइए अनदर के ऊपर। अनदर कैन ऑल्सो बी यूज फॉर पर्सन एंड थिंग्स सेम एज अदर। प्लीज रिमेंबर द फॉलोइंग पॉइंट अबाउट अनदर। अनदर कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है ये देख लीजिए। अनदर मीन्स एन एडिशनल पर्सन और अ थिंग। एडिशनल का मतलब ऊपर समझाया था आपको, समझ में नहीं आया तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अनदर इज फॉलोड बाय सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अनदर हमेशा फॉलो होता है किससे? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। फॉलो या फॉलोड का मतलब क्या होता है? अनदर के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगता है। सिंगुलर लगता है, ये नोट कर लेना, प्लूरल नहीं लगता है, ठीक है। पहले सिंगुलर का ही बता रहा हूं मैं आपको। देखिए, वुड यू लाइक अनदर कप ऑफ टी? सिंगुलर है, कप ऑफ टी अनदर के बाद आ रहा है तो ये जस्टिफाई है। शी विल सून हैव अनदर बेबी। बेबीज नहीं बोला, बेबीज प्लूरल हो जाता है। अनदर बेबी सिंगुलर काउंटेबल नाउन। काउंट कर सकते ना। अगर आपने नाउन नहीं पढ़ा है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाके नाउन के बारे में पढ़ लीजिए, आपको ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। अनदर कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन द सेंस ऑफ डिफरेंट पर्सन। जो दिया गया था या जो बताया गया था उसके अलावा कोई अलग व्यक्ति या वस्तु की बात होती है तो वहां पे अनदर लगता है। एग्जाम्पल, आई डोंट लाइक दिस पेयर, लेट अस चूज अनदर। पेयर माने जोड़ा, ये जोड़ा मुझे पसंद नहीं आया, लेट अस चूज अनदर, दूसरा जोड़ा चुनते हैं। कहने की बात ये है यहाँ पर, ठीक है। अब आइए वेट और अवेट में। मोस्टली लोग इस पे ही गलती करते हैं, ध्यान दीजिएगा। वेट इज यूज्ड एज एन इंट्रांजिटिव वर्ब। दोस्तों, इंट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब वाले वीडियो में पूरा समझाया गया है, प्लीज वहां पर जाके देखिएगा। अगर समझ में नहीं आया, बीच से वीडियो देख रहे हैं तो पहले के वीडियो देखने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा आपसे। इट इज जनरली फॉलोड बाय द प्रपोजिशन फॉर और टू। तो कहने का मतलब यह है कि वेट जो है वो कैसे यूज होता है? एज अ इंट्रांजिटिव वर्ब यूज होता है, और जनरली ये फॉलो होता है। फॉलो का मतलब बताया था अभी आपको। इसके बाद आता है प्रपोजिशन, कौन सा? या तो फोर आएगा या टू और लगेगा, ठीक है। अभी एग्जाम्पल देख लीजिए। वी आर वेटिंग, वेट यूज हुआ है फॉर द ट्रेन टू स्टॉप। द प्रिंसिपल इज वेटिंग टू बिगिन। क्लियर है? अब आपको फोर और टू का इस्तेमाल भी हमने प्रिपोजिशन में बता रखा है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि इसमें फोर क्यों आ रहा है, इसमें टू क्यों आ रहा है। प्लीज हर वीडियो में ये बता पाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा दोस्तों। आपको प्लेलिस्ट में जाके प्रिपोजिशन के ऊपर वीडियो देखना पड़ेगा, इतना तो कष्ट कर लीजिएगा मेरे लिए। अवेट इज यूज्ड एज अ ट्रांजिटिव वर्ब। इट मीन्स टू वेट फॉर समवन और समथिंग। वेट इंट्रांजिटिव वर्ब यूज होता था, अवेट ट्रांजिटिव वर्ब में होता है, और वेट के बाद प्रिपोजिशन लगता था फॉर और टू। यहाँ पे प्रिपोजिशन नहीं लगता है, ये डिफरेंस है। एग्जाम्पल देखिए, अ वार्म वेलकम अवेट्स द पोलिश प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया। पोलिश प्राइम मिनिस्टर का अवेट कर रहे थे, यानी किसी आदमी का वेट कर रहे थे, वही बताना चाह रहे हैं। आई एम अवेटिंग योर रिप्लाई, मैं आपके रिप्लाई का इंतजार कर रहा हूं। अब एग्जाम में क्या होता है कि आई एम अवेटिंग फॉर योर रिप्लाई कर देगा, तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना पड़ता है कि अवेटिंग फॉर लिखा है तो ये गलत है। आपको याद होना चाहिए कि अवेट के बाद प्रिपोजिशन नहीं लगता है। यही छोटे छोटे रूल हैं जो आपको इंग्लिश में मार्क्स स्कोर करने में मदद करेंगे। देखिए, हैड बेटर,
अब हैड बेटर क्या होता है? हैड बेटर इज यूज टू कन्वे द सेंस ऑफ ऑट टू डू। ऑट टू डू मतलब मस्ट डू या शुड डू समथिंग, ठीक है। हैड बेटर इज एन इंडिपेंडेंट यूज, मतलब ये एक इंडिपेंडेंटली यूज होता है। इट इज नेवर फॉलोड बाय थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि हैड बेटर के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लगेगा। आप में से कितनों को थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पता है, कितनों को नहीं पता है, ये मैं नहीं जानता हूँ। जिन्हें नहीं पता है कोई बड़ी बात नहीं है, प्लीज प्लेलिस्ट पे जाइए, वर्ब का वीडियो बना हुआ है, वहां पे जाके पूरा वीडियो देखिए तो आप समझ जाएंगे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है। इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो हैड बेटर के बारे में मैंने आपको बताया कि ये एक इंडिपेंडेंट वर्ड है, ठीक है, यूज होता है। इसके पीछे कभी भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लगता है। सेकेंडली इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज होगा, सेकेंड फॉर्म भी यूज नहीं होगा। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं हैड बेटर को। द प्रेजेंस ऑफ बेटर, अब हैड बेटर का मतलब ये नहीं है कि आप ये एक्सप्रेस कर रहे हो कि आप किसी से वो कंपेयर कर रहे हो। कंपैरिजन डिग्री पढ़ा था आपने, ठीक है, उसे याद कर लेना, एडजेक्टिव में आपको मिल जाएगा। अब आ जाइए, हैव बेटर कैन नॉट बी रिटर्न इन प्लेस ऑफ हैड बेटर। हैड बेटर की जगह हैड बेटर ही लिखेंगे, हैव बेटर नहीं होता है, ये चीज नोट कर लीजिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे। एग्जाम्पल, यू हैड बेटर गो होम। क्लियर है? यू हैड बेटर गो होम। 1 मिनट कलर ले लेते हैं। यू हैड बेटर गो होम। अब देखिए यहां पे हमने हैड बेटर ही लगाया है और कुछ नहीं लगाया है, ठीक है। फिर यू हैड बेटर नॉट वेक मी इन द नाइट। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी लग रहा है, सेकेंड और थर्ड नहीं लगेगा, ये आपको बता चुका हूं। और हैड की जगह हैव नहीं लगेगा, ये भी आपको बता चुका हूं। ये वर्ब का मैंने सही बोला, सेकेंड एंड फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। यस, एब्सोल्युटली राइट, थर्ड फॉर्म नहीं लगेगा। अब आगे आ जाइए, सीम और अपेयर में क्या फर्क होता है? लोग इस पे भी कंफ्यूज होते हैं। सीम मीन्स हैविंग, 1 मिनट कलर लेने दीजिए, मुझे कलर लेना बहुत अच्छा लगता है ताकि फोकस होता है। सीम मीन्स हैव और गिव द इम्प्रेशन और अपीयरेंस ऑफ बीइंग और डूइंग समथिंग। क्लियर है? सिंपल अंग्रेजी है। सीम कैन नॉट बी यूज्ड इन द प्रोग्रेसिव टेंसेस। टेंसेस का भी वीडियो बन चुका है, देख लीजिएगा। सीम कैन बी फॉलोड बाय अ वर्ड लाइक। सीम के बाद आप लाइक लगा सकते हैं और प्रोग्रेसिव टेंस में यूज नहीं होता। सी सीम्स टू बी राइट, इसका मतलब ये है कि जो वक्ता है, बोलने वाला है, वो उसे सही लगती है, चाहे वो राइट है या नहीं है, बट बोलने वाले को सही लगती है। ये चीज नोट कर लीजिए। डू वॉट एवर सीम्स बेस्ट, आई शुड डू वॉट एवर appears to me best. Note, it is not possible to use as in place of like. मतलब seems के बाद आप like लगा सकते हैं, बट seems के बाद आप as नहीं लगाएंगे। एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आता है? It seemed as a disaster at the time. ये सेंटेंस इनकरेक्ट है क्योंकि seems के बाद आपका एज नहीं लगना चाहिए, राइट। सीम्स के बाद आपका लाइक लग सकता है। सीम मीन्स टू अपेयर टू वन सेल्फ। अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। अपेयर्स का मतलब क्या होता है? अपेयर मीन्स कम इनटू व्यू, नजर में आना, बिकम विजिबल, दिखना। अपेयर इज नेवर फॉलोड बाय लाइक। अपेयर जैसे सीम्स के बाद लाइक आया था, अपेयर के बाद लाइक कभी नहीं आएगा। एग्जाम्पल देखिए, और कॉमेट सडनली अपेयर इन द स्काई। कॉमेट का मतलब पता ही होगा आपको, नहीं पता तो डिक्शनरी देखिए जी। अ लाइट अपेयर्ड एट द एंड ऑफ द टनल। अपेयर्ड बोल रहे हैं हम लोग टनल के, विजिबल है ना, ठीक है, इसलिए। द स्ट्रीट सीम्स नहीं लिखा, इसलिए सीम्स नहीं लिखा क्योंकि ये विजिबल वाली बात हो रही है। द स्ट्रीट्स appeared deserted. गली सुनसान लग रही है, आपको दिख रही है, विजिबल है। अच्छा, प्ले और गेम में क्या फर्क होता है?
प्ले रिफर टू द एक्टिविटी ऑफ कंडक्टिंग अ गेम, राइट। ये एक एक्टिविटी होता है प्ले, जो किसी गेम को कंडक्ट करता है। एग्जाम्पल, द स्टूडेंट वर प्लेइंग फुटबॉल। प्लेइंग एक्टिविटी हो गई, क्या कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं। कौन सा गेम कर रहे हैं, फुटबॉल। गेम रिफर टू द फॉर्म ऑफ प्ले और स्पोर्ट। लोग इस पे कंफ्यूज होते हैं, आप मत होइएगा। एग्जाम्पल, द फुटबॉल इज एन इंटरेस्टिंग प्ले नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये एक स्पोर्ट्स है, गेम है, तो गेम आएगा। नो मोर और नो लॉन्गर। नो मोर में तो आपका क्वांटिटी और डिग्री देखा जाता है या उसके लिए यूज होता है, और नो लॉन्गर आपका टाइम को एक्सप्रेस करता है। ये याद रख लेने की बात है। देयर इज नो मोर शुगर इन द स्टोर। शुगर को तोल सकते हैं, माप सकते हैं, तो नो मोर आ रहा है। ही नो लॉन्गर टेक ड्रग्स। अब वो ड्रग्स नहीं लेता है, समय की बात हो रही है, तो नो लॉन्गर। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपको। अब आ जाइए फेमस और नोटोरियस। फेमस मीन्स known to many persons, right? It is always used in a positive sense. Positive sense में इस्तेमाल होता है। जैसे अमिताभ बच्चन जी फेमस हैं, मोदी जी फेमस हैं, ठीक है। और नोटोरियस होता है, जैसे आप नोटोरियस को चलिए मैं बाद में बताता हूँ, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। अभी मैंने व्यक्ति विशेष की बात की आपके साथ, अमिताभ बच्चन जी, मोदी जी, जो फेमस हैं। स्थान भी फेमस होता है। दिल्ली इज अ फेमस फॉर इट्स हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट। व्यक्ति हो गए, जैसे नंदिनी इज फेमस एज अ पोएट। क्लियर है, पॉजिटिव सेंस में है। नोटोरियस मीन्स वेल नोन फॉर सम बैड क्वालिटी, जो बुरी आदतों के कारण या बुरेपन के कारण जाना जाता है। डाकू हो गया, चोर हो गया, लुटेरा हो गया, जुआरी हो गया, जुआ खेलने वाला हो गया, दारू पीने वाला हो गया, तो इन्हें फेमस नहीं बोला जाएगा, इन्हें नोटोरियस बोला जाएगा। ही वॉज नोटोरियस एज अ गैम्बलर एंड ड्रैग। ड्रैग का मतलब नहीं पता तो प्लीज डिक्शनरी चेक करिएगा, और गैम्बलर का भी मतलब, ठीक है। वैसे मैं भूल चुका हूं अपने लेक्चर में, आप फिर भी चेक करना जिसको मतलब नहीं पता। ही इज अ नोटोरियस फ्रॉड, ठीक है। अटेन एंड एक्वायर। अटेन होता है जो आप कड़ी मेहनत से पाते हैं, पर वो परमानेंट हो ये जरूरी नहीं है, वो परमानेंट नहीं होता है। देखिए, अटेन रिफर्स टू एन अचीवमेंट बाय लेबर और एक्सर्शन। ही अटेंड द हाइट्स ऑफ सक्सेस बाय डूइंग हार्ड वर्क। कड़ी मेहनत करके उसने अटेन तो कर लिया, सफलता की सीढ़ी चढ़ गया, ऊंचा उठ गया, हाइट ऊंचाई ले ली, बट ये परमानेंट रहे ये जरूरी तो नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे अटेन शब्द इस्तेमाल किया। और जो एक्वायर होता है वो ऑलमोस्ट परमानेंटली होता है। मेहनत करके लिया बट परमानेंटली रहेगा, ये समझ लीजिए। ही हैज एक्वायर्ड अ थोरो नॉलेज ऑफ अबाउट मी। तो ज्ञान लेने के लिए मेहनत की जरूरत होती, मेहनत की। अब जब ज्ञान आ गया तो वो तो नष्ट नहीं होता है, इसलिए हमने यहाँ पे एक्वायर का इस्तेमाल किया, परमानेंटली रहता है। दोस्तों, ये था आज का वीडियो, जो कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड और फ्रेजेस के ऊपर मैंने आपके लिए बनाया था, क्योंकि ये एग्जाम्स में आते ही आते हैं। 1 से 2 नंबर के मार्क्स या 3 नंबर के मार्क्स इसके ऊपर बेस्ड होते हैं। अगर आप इसे अच्छे से कर लेंगे तो ये समझिए कि एक मार्क्स से आप मेरिट में आ सकते हैं, क्योंकि मेरिट जब बनता है ना तो आधे मार्क्स से भी बनता रह जाता है। और अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करने में ये चैनल हेल्प करेगा। दोस्तों, अगर लगता है कि इंग्लिश को बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से एग्जाम्पल देके समझाया जा रहा है हिंदी में और आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करिए और जल्द से जल्द उन्हें भी बोलिए पढ़ने के लिए, सब्सक्राइब करवाइए और इस परिवार को बड़ा करिए ताकि सबका फायदा हो। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, किसी को बताने से, किसी को समझाने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। दोस्तों, आज था इसके ऊपर जो लेक्चर दिया हुआ था, इतना ही छोटे से वीडियो में आज की जो बातें थी वो मैं समाप्त करता हूं, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। कल या परसों फिर हम मिलेंगे। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पेपर पे पहुंचने वाले हैं,
और जो क्वेश्चन पेपर मैं करवाऊंगा वो इस तरह से करवाऊंगा प्रैक्टिस सेट कि पहले नाउन 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 में एरर में ढूंढ लेंगे, फिर प्रोनाउन में ढूंढेंगे, फिर एडजेक्टिव में ढूंढेंगे। ठीक है, जब नाउन का पढ़ रहे होंगे तो उसमें हम रूल बताएंगे कि ये यहाँ पे गलत है, क्यों गलत है, क्या रूल लगेगा, क्या सही होगा, जिससे आपके रूल्स की रिवीजन होती रहेगी, ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप लोग कमेंट करके बताइए कि कितने एरर लेके आऊँ, 50 एरर, 80 एरर, 100 एरर, कितना चाहिए आपको, कितना मटेरियल चाहिए पढ़ने के लिए। और ये मटेरियल सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। उम्मीद है आप इसका फ़ायदा उठाएंगे। इसी उम्मीद के साथ आज मैं आपको कहता हूँ अलविदा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।